हमारी इस अमेय अविस्तृत चर्चा में यानी इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से उन छात्रों का जो एसएससी, बैंकिंग या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम सीधा और स्पष्ट है। हाँ, मतलब अक्सर हमने देखा है कि अंग्रेजी की तैयारी के लिए छात्रों को भारी भरकम अखबारों के संपादकीय या एडिटोरियल्स पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। एकदम सही फैसला है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही प्यारी और सरल सी कहानी का उपयोग करेंगे। कहानी का नाम है द लॉस्ट पपी, यानी खोया हुआ पिल्ला। बिल्कुल, और इसी कहानी के जरिए हम अंग्रेजी भाषा के उन जटिल व्याकरणिक नियमों और शब्दावली को डिकोड करेंगे जो परीक्षा हॉल में छात्रों को अक्सर उलझा देते हैं। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षा देने वाले छात्र व्याकरण के नियमों का बस रट्टा मारने में घंटों बिता देते हैं। हाँ, और फिर जब एरर स्पॉटिंग या क्लोज टेस्ट में वही नियम उनके सामने आते हैं तो बस वहां गलतियां हो जाती हैं। आज हम इसी खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। ये ही हमारा मिशन है आज। तो बिना किसी देरी के सीधे हमारी आज की स्रोत सामग्री यानी इस कहानी पर आते हैं। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो कहानी की पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। One sunny afternoon, Leo was walking home from school when he heard a soft whimper coming from a bush. अगर इसे हम सरल हिंदी में अपने सुनने वालों के लिए रखें तो इसका अर्थ होगा कि एक धूप वाली दोपहर लियो स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसने एक झाड़ी से आती हुई एक हल्की सी रोने की आवाज सुनी। पहली नजर में तो हम ये बहुत ही सीधा सा वाक्य लगता है, लेकिन परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसमें शब्दावली और टेंस दोनों के ही बहुत गहरे नियम छिपे हैं। तो सबसे पहले उस शब्द पर गौर करते हैं जिसने मेरा ध्यान खींचा, विम्पर। विम्पर शब्द क्लोज टेस्ट के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैं समझाती हूँ कैसे। जी बताइए। इसका अर्थ होता है दर्द या परेशानी के कारण बहुत ही दबी हुई हल्की और कराहने जैसी आवाज निकालना, जैसे अक्सर छोटे जानवर या बच्चे निकालते हैं। राइट। अब मान लीजिए कि हमारे छात्रों के सामने परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है जहां किसी घायल जानवर का जिक्र है और रिक्त स्थान के बाद लिखा है कि उसने एक आवाज निकाली। और विकल्पों में उन्हें दिया गया है क्राई, सोब, मून, वाइन और विम्पर। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां एक छात्र की असली परीक्षा होती है। क्योंकि मतलब देखा जाए तो इन सभी शब्दों का अर्थ रोना या आवाज निकालना ही होता है। हाँ, लेकिन उनके उपयोग का जो संदर्भ है वो एकदम अलग है। क्राई का मतलब सामान्य रूप से रोना या चिल्लाना हो सकता है। सोब का अर्थ सिसकना होता है, जो अक्सर आंसुओं के साथ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। और मून का क्या? मून दर्द से कराहने को कहते हैं, लेकिन ये आवाज भारी होती है। और वाइन अक्सर शिकायत करने या खींचने के संदर्भ में आता है। तो जब एक छोटे और डरे हुए पिल्ले की बात हो रही है तो सबसे सटीक शब्द विम्पर ही होगा। ये सूक्ष्म अंतर ही वोकैबुलरी की असली समझ है। केवल शब्दों के हिंदी अर्थ याद कर लेना ही काफी नहीं है। उनका कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। अब अगर इसी वाक्य के व्याकरणिक पहलू की ओर बढ़ें तो यहाँ मुझे दो क्रियाएं एक साथ नजर आ रही हैं। लियो वॉज वॉकिंग और उसके बाद ही हर्ड। जी, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज वॉकिंग और सिंपल पास्ट टेंस यानी हर्ड का एक साथ इस्तेमाल हुआ है। और ये संरचना एरर स्पॉटिंग के सवालों में बहुत आम है। इस नियम को अंग्रेजी में इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट कहा जाता है। यानी अतीत में कोई एक काम चल रहा था और उसी दौरान अचानक कोई दूसरी घटना घट गई। बिल्कुल। तो जो काम लंबी अवधि तक चल रहा था, जैसे कि लियो का घर की तरफ चलना, उसके लिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। और जो घटना अचानक घटी, जैसे आवाज का सुनाई देना, उसके लिए सिंपल पास्ट यानी वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होगा। लेकिन परीक्षक तो अक्सर इस नियम को उलट के सवाल बनाते हैं ना। बिल्कुल, वो शायद लिखते कि लियो वॉक्ड होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही वाज हियरिंग अ सॉफ्ट विम्पर। और यह वाक्य संरचनात्मक रूप से पूरी तरह गलत हो जाएगा। एकदम गलत। यहाँ पर वॉज हियरिंग का प्रयोग भी तो एक बहुत बड़ी व्याकरणिक भूल की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहां तक मुझे याद है, हियर एक ऐसी क्रिया है जिसे स्टेटिव वर्ब या वर्ब ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। क्या आप इसके पीछे के नियम को थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अंग्रेजी व्याकरण में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी इंद्रियों, भावनाओं या मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं। जैसे कि हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, नो, अंडरस्टैंड या फिर लव। जी,
इन क्रियाओं का प्रयोग सामान्यतः कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता। क्योंकि ये कोई शारीरिक गतिविधि तो है नहीं जो लगातार चल रही हो। बिल्कुल, ये एक अवस्थाएं हैं या स्टेट हैं, इसीलिए आई एम नोइंग हिम गलत होता है। सही वाक्य होता है आई नो हिम। उसी तरह ही वाज हियरिंग अ व्हिम्पर व्याकरण के हिसाब से गलत हो जाएगा। हाँ, जब तक कि हियर का मतलब अदालत में सुनवाई करना ना हो। बिल्कुल। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, अच्छा। तब तक इसे कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता। इसीलिए हमारी इस कहानी में ही हर्ड बिल्कुल सटीक बैठा है, एकदम सटीक। तो इस एक छोटे से वाक्य से हमारे छात्रों के लिए स्टेटिव वर्ब्स और इंटरप्टेड एक्शंस दोनों के ही नियम साफ हो गए। अब कहानी के अगले दृश्य में चलते हैं, जहां लियो उस झाड़ी के पास जाता है। वो वाक्य क्या है? वाक्य है, ही पीक्ड इनसाइड एंड फाउंड अ टाइनी शिवरिंग पपी विद मडी पॉज। अगर इसका अर्थ देखें तो उसने अंदर झांका और उसे एक छोटा सा कांपता हुआ पिल्ला मिला जिसके पंजे कीचड़ से सने थे। यहाँ पीक्ड, शिवरिंग और मडी जैसे शब्द पूरे दृश्य को उकेरने का काम कर रहे हैं। पीक का मतलब तो चुपके से या किसी संकरी जगह से अंदर झांकना होता है। हाँ, जो कि ग्लैंस यानी एक नजर डालना या स्टेयर यानी घूरना से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस वाक्य में व्याकरण के दृष्टिकोण से जो सबसे दिलचस्प चीज मुझे लगती है वो है शिवरिंग शब्द का प्रयोग। अक्सर छात्रों के मन में ये सवाल आता है कि अगर किसी शब्द के अंत में आईएनजी लगा है तो वो निश्चित रूप से कोई क्रिया या वर्ब ही होगी। हाँ, जो किसी काम के जारी रहने को दर्शा रही होगी। जैसे द डॉग इज शिवरिंग में शिवरिंग मुख्य क्रिया है। लेकिन इस कहानी वाले वाक्य में शिवरिंग एक विशेषण या एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। बिल्कुल, जो पपी यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। पिल्ला कैसा है? छोटा है, और कांपता हुआ यानी शिवरिंग है। इसे ही अंग्रेजी व्याकरण में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है ना। जी हाँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का विशेषण के रूप में इस्तेमाल परीक्षा में किस तरह की उलझने पैदा कर सकता है? मतलब एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में परीक्षक इसे कैसे घुमाकर पूछेंगे? परीक्षक अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच भ्रम पैदा करके सवाल बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि संज्ञा स्वयं वो काम कर रही है। ये एक एक्टिव स्टेट है। जैसे पिल्ला खुद कांप रहा है इसलिए शिवरिंग पपी। बिल्कुल। दूसरी तरफ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब संज्ञा पर कोई काम हो चुका हो, यानी पैसिव या कंप्लीटेड स्टेट। जैसे अ ब्रोकन विंडो यानी टूटी हुई खिड़की। सही कहा। अब परीक्षा में वाक्य आ सकता है ही फाउंड अ शिवर्ड पपी। और यहाँ शिवर्ड का इस्तेमाल गलत हो जाएगा क्योंकि पिल्ले के कांपने की क्रिया तो जारी है, वो कोई खत्म हो चुकी अवस्था तो है नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके अलावा एक और आम गलती जो परीक्षाओं में दी जाती है वो है विशेषण की जगह क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का इस्तेमाल कर देना। जैसे अ शिवरिंग पपी की जगह अ शिवरिंगली पपी लिख देना। हाँ, छात्रों को संज्ञा की विशेषता बताने वाले सही शब्द रूप को पहचानना आना ही चाहिए। और मडी पॉज यानी कीचड़ से सने पंजे भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जहां मड के आगे dy लगाकर उसे विशेषण बना दिया गया है। ऐसे वर्णनात्मक शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि वे छिपे हुए अर्थों या इन्फ्रेंस आधारित सवालों के जवाब देने में काफी मदद करते हैं। पिल्ले का कांपना और कीचड़ से सना होना ये संकेत देता है कि वो लंबे समय से बाहर था और शायद बहुत डरा हुआ था। बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं कि लियो उस पिल्ले की मदद कैसे करता है। वाक्य है, लियो जेंटली पिक्ड हिम अप एंड वाइप्ड हिज फर विथ हिज जैकेट। ही कैरिड द पप होम एंड गेव हिम अ बोल ऑफ वार्म मिल्क। लियो ने उसे कोमलता से उठाया, अपनी जैकेट से उसके रोएं पोंछे, उसे घर ले गया और गर्म दूध दिया। यहाँ तो क्रियाओं का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम दिखाई दे रहा है। और ये वाक्य अंग्रेजी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नियमों में से एक को दर्शाता है। रूल ऑफ पैरेललिज्म या क्रियाओं की समानांतरता। बिल्कुल। जब अतीत में एक के बाद एक कई घटनाएं क्रमानुसार घटित होती हैं तो उन सभी घटनाओं को एक ही टेंस में रखा जाना चाहिए। और आमतौर पर वो सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। इस वाक्य में आप ध्यान दें, पिक्ड, वाइप्ड, कैरीड और गिव, ये चारों क्रियाएं वर्ब के दूसरे रूप यानी V2 में हैं। हाँ। अब मान लीजिए एक परीक्षक को इस वाक्य से एरर स्पॉटिंग का सवाल बनाना हो, तो वो क्या करेगा? शायद वो इस समानांतरता को बीच में ही तोड़ देगा। बिल्कुल। वो अक्सर श्रृंखला के बीच में किसी एक क्रिया का टेंस बदल देते हैं। जैसे कि लियो जेंटली पिक्ड हिम अप, वाइप्ड हिज फर एंड वाज कैरिंग द पप होम। या फिर लियो पिक्ड हिम अप,
wiped his fur and had given him milk. जो छात्र सिर्फ वाक्य का हिंदी अनुवाद करके सही या गलत का अंदाजा लगाते हैं, उन्हें शायद ये वाक्य पढ़ने में एकदम सही लगे। लेकिन जो छात्र पैरेललिज्म का नियम जानता है वो तुरंत पहचान लेगा कि was carrying या had given यहाँ पर गलत है। क्योंकि जब काम एक के बाद एक बिना किसी लंबे अंतराल के हो रहे हों तो पूरी श्रृंखला सिंपल पास्ट में ही चलेगी। सही बात है। यहाँ मुझे गेव शब्द का प्रयोग भी थोड़ा ध्यान खींचने वाला लगा। ये गेव का पास्ट टेंस है। हाँ, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए इन अनियमित क्रियाओं की सूची याद होना अक्सर कितना महत्वपूर्ण है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। रेगुलर वर्ब्स के अंत में तो सिर्फ ईडी लगाकर उनका अतीत का रूप बन जाता है, जैसे पिक का पिक्ड। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स के रूप तो पूरी तरह बदल जाते हैं। गेव का गेव और गिवन होता है। परीक्षाओं में अक्सर उलझाने वाले शब्दों पर सवाल आते हैं, जैसे फ्लाई का फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, या फिर लेटने वाला लाए, जिसका लाए ले लेन होता है, और झूठ बोलने वाला लाए, जिसका लाए लाइड लाइड होता है। बिल्कुल। अगर वर्ब के दूसरे और तीसरे रूपों में स्पष्टता नहीं है तो पैरेललिज्म या एक्टिव पैसिव वॉइस के सवालों में गलती होना तो तय है। अच्छा, इसी वाक्य में एक और शब्द है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जेंटली, यानी कोमलता से। वाक्य है लियो जेंटली पिक्ड हिम अप। यहाँ जेंटली एक एडवर्ब या क्रिया विशेषण है। ये शब्द बता रहा है कि पिल्ले को उठाने का काम कैसे किया गया। लेकिन एडवर्ब की प्लेसमेंट या उसे कहाँ रखा जाए, इसे लेकर भी परीक्षाओं में खूब सवाल बनते हैं। तो अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ मैनर, जो ये बताते हैं कि काम कैसे हुआ, उन्हें रखने के क्या नियम होते हैं? आमतौर पर इन्हें वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, जैसे ही पिक्ड हिम अप जेंटली। लेकिन इस वाक्य में तो लेखक ने इसे वर्ब से ठीक पहले जेंटली पिक्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। हाँ, वो एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट या शैलीगत प्रभाव के लिए किया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वीकार्य है। तो फिर परीक्षा में जाल कहाँ बिछाया जाता है? जाल तब बिछाया जाता है जब एडवर्ब को वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर वाक्य लिखा हो लियो पेग्ड जेंटली हिम अप, तो ये एक स्पष्ट व्याकरणिक त्रुटि होगी। किसी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को नहीं रखा जाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही व्यावहारिक टिप है जो हमारे छात्रों के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में सीधे तौर पर काम आ सकती है। बिल्कुल, छात्रों को वाक्य पढ़ते समय इस तरह की संरचनात्मक बारीकियों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जहां पिल्ले को दूध मिल चुका है, वाक्य कुछ इस प्रकार है। द पपी ईगरली ड्रैंक इट, देन वैग्ड हिज टेल एंड लिक्ड लियो's हैंड. Leo smiled, knowing he had found a new best friend. He named him Barnaby. पिल्ले ने उत्सुकता से यानी ईगली दूध पिया, अपनी पूंछ हिलाई यानी वैग्ड, और लियो का हाथ चाटा। लियो मुस्कुराया, ये जानकर कि उसे एक नया सबसे अच्छा दोस्त मिल चुका था। उसने उसका नाम बार्नेबी रखा। शब्दावली के नजरिए से देखें तो यहाँ ईगली और वैग्ड जैसे बहुत अच्छे शब्द हैं। हाँ, वैग शब्द खास तौर पर जानवरों के पूंछ हिलाने के लिए एक कॉलोकेशन या शब्दों के एक स्वाभाविक जोड़े के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस पूरे हिस्से का जो सबसे अहम पहलू है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। नोइंग ही हैड फाउंड अ न्यू बेस्ट फ्रेंड। मैं भी इसी पर आने वाला था। अंग्रेजी व्याकरण का पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप शायद उन चुनिंदा नियमों में से एक है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं। बहुत से छात्रों को लगता है कि अगर अतीत की कोई घटना बतानी है तो कहीं भी हैड लगा दो, वाक्य ज्यादा प्रभावशाली लगेगा। जैसे आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, जो कि व्याकरण की दृष्टि से एकदम गलत है। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कभी भी अतीत की किसी अकेली घटना के लिए नहीं होता। तो फिर इसका सही इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब अतीत में दो घटनाएं घटी हों और हमें ये स्पष्ट करना हो कि उनमें से कौन सी घटना पहले पूरी हो चुकी थी। चलिए इस नियम को इस कहानी के वाक्य पर लागू करके देखते हैं। यहाँ दो घटनाएं हैं। पहली है लियो का मुस्कुराना जो कि सिंपल पास्ट में है, और दूसरी है उसे एक नया दोस्त मिल जाना जो हैड फाउंड के रूप में पास्ट परफेक्ट में है। बिल्कुल। अब समय रेखा या टाइमलाइन को समझे हमारे सुनने वाले। लियो के चेहरे पर मुस्कान तब आई जब उसके दिमाग में ये विचार पक्का हो गया कि उसे एक दोस्त मिल गया है। यानी दोस्त का मिलना या उस भावना का स्थापित होना, ये इवेंट ए है जो पहले हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप मुस्कुराने की क्रिया जो कि इवेंट बी है वो बाद में हुई। तो जो काम अतीत में पहले ही पूरा हो चुका था उसे हैड फाउंड में रखा गया।
और जो काम उसके बाद हुआ उसे स्माइल में रखा गया। परीक्षाओं में इस नियम को लेकर आम किस तरह के सवाल आते हैं? क्योंकि वहां अक्सर बिफोर या आफ्टर जैसे शब्द तो स्पष्ट रूप से दिए होते हैं ना। हाँ, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन हमारी इस कहानी वाले वाक्य में तो कोई बिफोर या आफ्टर नहीं है। और यहीं पर वो स्तर आता है जहां एसएससी, सीजीएल या पीओ स्तर की बैंकिंग परीक्षाएं छात्रों की असली समझ को परखती हैं। तो मतलब उच्च स्तर के सवालों में बिफोर या आफ्टर जैसे संकेत स्पष्ट रूप से नहीं दिए जाते। बिल्कुल नहीं। वहां अर्थ के आधार पर यह समझना होता है कि कौन सी घटना पहले हुई। कोई उदाहरण देंगी आप इसका? जैसे एक परीक्षा का सवाल हो सकता है, ही वॉज एंग्री बिकॉज हिज ब्रदर लॉस्ट हिज बुक। अब इस वाक्य में क्रोधित होना और किताब का खो जाना दोनों ही सिंपल पास्ट में दिए गए हैं। लेकिन तार्किक रूप से सोचें तो किताब पहले खोई होगी, तभी तो वो क्रोधित हुआ। तो इसलिए सही वाक्य होना चाहिए, ही वॉज एंग्री बिकॉज हिज ब्रदर हैड लॉस्ट हिज बुक। एकदम सही। और इस कहानी के वाक्य नोइंग ही हैड फाउंड अ न्यू बेस्ट फ्रेंड में भी नोइंग के माध्यम से वही छिपा हुआ भाव दर्शाया गया है। ये विश्लेषण बहुत ही गहराई भरा है। मतलब टेंस एग्रीमेंट के सवालों को केवल ऊपरी तौर पर पढ़कर हल नहीं किया जा सकता। उसके पीछे के तर्क और समय रेखा को समझना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। अब हम इस कहानी के निष्कर्ष वाले हिस्से पर आते हैं, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो अंतिम पंक्ति क्या है? From that day on, Leo and Barnaby went on adventures together every afternoon, proving that the best surprises often hide in the most unexpected places. उस दिन के बाद से लियो और बार्नबी हर दोपहर एक साथ नए रोमांच पर जाने लगे, ये साबित करते हुए कि सबसे अच्छे सरप्राइज अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे होते हैं। शब्दावली के लिए यहाँ एडवेंचर्स यानी साहसिक कार्य और अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद न हो ऐसे बेहतरीन शब्द हैं। लेकिन अगर हम वाक्य संरचना की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य का बहुत ही उम्दा उदाहरण है। इस लंबे वाक्य में दो अलग-अलग विचारों को एक साथ जोड़ा गया है। पहला मुख्य उपवाक्य है, लियो एंड बार्नबी वेंट ऑन एडवेंचर्स टुगेदर, और इसके परिणाम को दर्शाने के लिए एक पार्टिसिपियल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, प्रूविंग दैट द बेस्ट सरप्राइजेस ऑफन हाइड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ये जो प्रूविंग दैट का प्रयोग है, ये परीक्षा के सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले खंड में कैसे पूछा जा सकता है? अक्सर ऐसे लंबे वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउंस का गलत इस्तेमाल करके छात्रों को फंसाया जाता है, मैंने देखा है। ये आपका एकदम सटीक अवलोकन है। परीक्षक इस वाक्य को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लियो एंड बार्नबी वेंट ऑन एडवेंचर्स टुगेदर व्हिच प्रूविंग दैट, या फिर कॉमा लगाकर प्रूव्ड दैट। हाँ, यहाँ किसी भी छात्र को ये समझना होगा कि जब कोई कॉमा के बाद आने वाला हिस्सा पहले वाले पूरे वाक्य के परिणाम को दर्शाता है तो वहां अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल बिना किसी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच या हु के किया जा सकता है। बिल्कुल। प्रूविंग दैट अपने आप में बिल्कुल सही और संक्षिप्त संरचना है। और यदि यहाँ विच लगाना ही हो तो वाक्य ऐसा होना चाहिए, विच प्रूव्ड दैट। इन छोटी छोटी हम संरचनात्मक बारीकियों की पहचान ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लंबे वाक्यों को जल्दी समझने में मदद करती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में एक और चीज है, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। हाँ, यहाँ प्लेसेस एक संज्ञा है और अनएक्सपेक्टेड एक विशेषण है जो उस जगह की खासियत बता रहा है। ये फिर से वही नियम है जिस पर हमने शुरुआत में शिवरिंग पपी के दौरान चर्चा की थी। व्याकरण के नियम बार बार दोहराए जाते हैं, बस उनके शब्द बदल जाते हैं। और अनएक्सपेक्टेड के आगे द मोस्ट लगाकर इसे सुपरलेटिव डिग्री में भी तो बदल दिया गया है। द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस यानी ऐसी जगहें जहां मिलने की सबसे कम उम्मीद थी। और आर्टिकल्स के नियम के अनुसार सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो यह निकलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी की तैयारी का मतलब केवल ग्रामर रूल बुक्स को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब कोई छात्र किसी भी अंग्रेजी के पाठ को पढ़ता है तो उसे एक एक्टिव रीडर बनना चाहिए। उसे हर वाक्य में ये खोजना चाहिए कि क्रिया का कौन सा रूप इस्तेमाल हुआ है और क्यों हुआ है, विशेषण कहाँ रखा गया है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किस कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। जब पढ़ने की आदत विकसित हो जाती है तो परीक्षा हॉल में एरर स्पॉटिंग या पैराजंबल्स के सवाल
बहुत ही स्वाभाविक और आसान लगने लगते हैं। एक सक्रिय दृष्टिकोण ही सफलता की कुंजी है। जब हम भाषा को उसके प्राकृतिक परिवेश में काम करते हुए देखते हैं तो नियम अपने आप दिमाग में बस जाते हैं। स्टेटिव वर्ब्स, पैरेललिज्म, पास्ट परफेक्ट टाइमलाइन और पार्टिसिपल्स, ये सभी वो हथियार हैं जो आज इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। और यही वो हथियार हैं जो एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के कठिनतम सवालों को भेदने में काम आते हैं। एकदम सही। तो इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक वैचारिक चुनौती छोड़ना मुझे लगता है उचित रहेगा। जी बिल्कुल, क्या सवाल है आज का? हमने कहानी के अंत में अनएक्सपेक्टेड शब्द देखा जो कि एक विशेषण के रूप में प्लेसेस के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब विचार करने वाली बात यह है कि मान लीजिए किसी को यह व्यक्त करना है कि कोई घटना या कोई कार्य अचानक घटित हो गया। चूंकि क्रिया की विशेषता बताने के लिए विशेषण का नहीं बल्कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का उपयोग किया जाता है, तो इस अनएक्सपेक्टेड शब्द का रूप कैसे बदलेगा? ये वर्ड फॉर्मेशन का एक बहुत ही रोचक पहलू है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार को ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स को एडवर्ब्स में कैसे तब्दील किया जाता है, क्योंकि अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में इसी समझ की परीक्षा होती है। तो सवाल यही है कि अनएक्सपेक्टेड का एडवर्ब रूप क्या होगा? क्या इसके अंत में ly लगाकर इसे अनएक्सपेक्टेडली बनाया जाएगा? जो भी छात्र इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस नियम को अपनी व्याकरण की पुस्तकों में जरूर खोजें। ये देखें कि कैसे संज्ञा से विशेषण और विशेषण से क्रिया विशेषण बनते हैं। इस तरह की खोजबीन और खुद से सवालों के जवाब ढूंढने की आदत ही ज्ञान को स्थायी बनाती है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के नए स्रोतों और परीक्षा के नए रहस्यों के साथ जल्द ही एक और विस्तृत चर्चा में हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। धन्यवाद।